नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ऋषिकेश लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुनवाते हैं। कृषि क्षेत्र में हमारी से अधिक उत्पादक अपने सपनों को 15 एफपीओ बनाए गए। समाज इसके साथ ही 1400 से अधिक यहाँ स्वयं का 500 रोजगार कर रही है। ये हेल्थ कार्यकर्ता को भी रोजगार से जोड़ने का काम कृषि क्षेत्र के साथ गैर क्षेत्र में प्रदेश की महिलाओं एक सफल उद्यमी बनकर आज एक मिसाल ग्रामीण परिवार आपको जानकर महिलाएं संगठित होकर एसपीएफ योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 से अधिक ग्रामीण उद्यम एमएमई योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित महिलाएं 15,000 सामूहिक और एमएमई योजना के अंतर्गत 1,400 सूक्ष्म ये हम सभी के लिए कुल मिलाकर 20,000 से अधिक गैर कृषि बहनें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिसमें महिला उद्यमी भी यह अपनी बहुत महत्वपूर्ण। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देहरादून में सीएम धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा और चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज की एक बैठक करके आ रहे हैं, थोड़ा लंबी बैठक चल गई, इस कारण से थोड़ा आने में भी हम लोगों को 15-20 मिनट का विलंब हुआ। उसमें हमने भवनों से लेकर हॉस्टल से लेकर तमाम प्रकार का पेरेंट, गेस्ट टीचर, अन्य जितने भी कौशल के लिए और उनके विकास के लिए जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उन सब विषयों पर ऐसे 15-16 पॉइंट थे, उन सब पर विस्तार से अभी चर्चा की है। साथियों, 20 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। महिला छात्रावास एवं आईटी लैब, परीक्षा भवन, इन सब का निर्माण कार्य किया जा रहा है और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को भी 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के साथ साथ हमारी सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 263 प्राध्यापकों की नियुक्ति देने के बाद आज हम आप सभी 52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर सारी नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा मन लगाकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण अनेक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे और उनके साथ साथ उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा और आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम करते हुए उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे उनके। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। तो बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का
राज्योत्सव कैलेंडर बनाया जाए, जिसमें बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। बता दें, अब इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो आपको बता दें, हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि खुद को हिंदूवादी संगठन बताने वाले कुछ लोग जिले की शांत आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खासकर होटल उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि यह घटना न सिर्फ जिले बल्कि पूरे देश को झकझोरने वाली है। उनका कहना है कि नैनीताल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई सैलानियों ने अपनी बुकिंग्स रद्द कर दी है। तो वही दोनों नेताओं का कहना है कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। हुआ मैं नैनीताल पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि आरोपी को तुरंत उन्होंने गिरफ्तार करके और तुरंत कार्रवाई, न्यायिक हमारी जो प्रक्रिया है त्वरित रूप से सुचारू रही। वहां प्रदर्शन ये सब लोगों ने करा। अब मेरा इन लोगों से ये सवाल है कि कल शाम को 7 साल की बच्ची के साथ अपहरण करने का प्रयास करा गया, आज कहां इनका प्रदर्शन है? आज कौन सा बाजार ये बंद करवा रहे हैं? आज इनमें आक्रोश नहीं है। केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये संगठन यहां पे केवल कार्य कर रहे हैं। अरे हम अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, 12 साल की नाबालिग बच्चों की हम बात कर रहे हैं, 7 साल की। उनके लिए संवेदनाएं नहीं है इनकी, केवल नफरत फैलाना इनका एक कार्य रह गया है, सांप्रदायिकता फैलाना इनका एक कार्य रह गया है। जो दोषी है उसको छोड़ो मत, लेकिन कोई भी निर्दोष हो, आप कैसे उसके साथ कोई भी अत्याचार कर सकते हैं? कैसे उसको गाली गलौज कर सकते हैं? आज गाली गलौज कहाँ है आपकी? तब गाली गलौज कहाँ थी जब हमारी बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुई? तब आलोचना कहाँ थी? तब कौन सा बाजार इन्होंने बंद करा? इनसे पूछिए, मेरा इनसे प्रश्न है। और आप कृपया करके अपने आप को हिंदूवादी संगठन मत बोलिए। हिंदूवादी होना बहुत बड़ी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म अंतरिक्ष तक की बात करता है, आध्यात्मिक हमारा धर्म है। कृपया उसको ऐसी घृणा में मत झुलस। परंतु मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में नैनीताल का एक मैसेज गया है कि कई लोगों ने अपने होटल में जो बुकिंग कराई थी वो खारिज कर दी है, चिंताजनक है। और सभी लोग अपना अपना जो गलत हुआ है उसके खिलाफ बातें रख रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उस पर सरकार बहुत गहराई से कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी पकड़ा गया है और उसके साथ जितने अन्य अपराधी भी होंगे यदि, तो कोई बचने वाला नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं शांति की अपील करता हूं सभी से, और हम लोगों को अमन की बात करनी चाहिए, चैन हो हमारा, सब में भ्रातृत्व भाव हो। इस तरह से जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के हमारी सरकारें काम कर रही हैं, उसको हम आगे ले जाएं। जो बच्ची के साथ हुआ है उसे भुलाया भी नहीं जा सकता है, वो बहुत ही जघन्य अपराध है। जितनी भर्त्सना। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, इस वीडियो में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट, सांसद अजय भट्ट और अन्य जनप्रतिनिधि एक बैठक में मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो को चर्चा का केंद्र बना रहा मेयर का तीखा और खुला हमला। बता दें, बैठक में मेयर गजराज बिष्ट ने हल्द्वानी प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अधिकारी जनता को बेवजह परेशान करते हैं और अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। मेयर के इस बयान से न सिर्फ प्रशासन में हलचल मच गई है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। बता दें, इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी और
मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मेयर के पास पुख्ता सबूत है तो निश्चित रूप से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार एक पारदर्शी सरकार है। हमने पहले दिन से कह रखा है, अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। पहली सरकार ऐसी है जिसके कार्यकाल में 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब गजराज जी का विषय क्या है वो तो गजराज जी और अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग बैठे हैं, हमारे शंकर जी बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, विजिलेंस बैठी है। अगर कोई किसी से इस प्रकार मांगता है तो हमारा पुनः निवेदन है कि आप हमको बताइए, विजिलेंस को बताइए। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खाली आरोप लगा देने से कहीं कुछ चीजें नहीं होती है। निश्चित रूप से गजराज जी ने कोई विषय रखा, संज्ञान में लिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम और आप सजग होंगे तो कोई भी आदमी इस सरकार के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब कोई अगर सजगता के साथ काम करेगा, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति शिकायत करे नहीं करे, तो हम 7 लोग यहाँ दायित्वधारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उनका खबर करें, हम उनको पकड़वा देंगे जो पैसा मांगेगा। लेकिन क्या है कि कानून का राज्य है और कानून के राज्य में कोई किसी को तंग करने की स्थिति नहीं है। और अगर कोई तंग करेगा तो निश्चित रूप से कम हल्द्वानी शहर में तो आधी सरकार यहाँ बैठी है, एक भी व्यक्ति अगर तंग होता है तो हमको खबर करेंगे, हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे। सरकार एक पारदर्शी सरकार है। हमने पहले दिन से कह तो अगली खबर को रुख करेंगे, जहां आबकारी विभाग को बीते कुछ समय शराब के ठेकों पर हो रही ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं। बता दें कि कुछ शराब के ठेके तय रेट से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। तो वहीं आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने बताया है कि विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर लोग ओवर रेटिंग की शिकायत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा है कि लोगों में इस वक्त एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें, पुराने वर्ष की बची हुई शराब की बोतलों पर सरकार की ओर से नए रेट का एक अधिकृत स्टिकर लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग उस स्टिकर को हटाकर पुराने रेट की बोतलों की तस्वीरें भेज रहे हैं, जिससे गलतफहमी पैदा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, केपी सिंह ने साफ किया है कि इन स्टिकरों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये नई कीमतें लागू हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे भ्रम ना फैलाएं और सही जानकारी के साथ शिकायतें करें। साथ ही एक हालिया सर्वे में बाहर से आई टीमों ने ठेकों की जांच की थी, बता दें, जिसमें कुछ जगहों पर 5 रुपये तक की ओवर रेटिंग सामने आई है। क्रिएट किया गया था कुछ ग्राहकों के द्वारा। जो हमारे लास्ट ईयर का जो हमारा स्टॉक रहता है, पॉलिसी में प्रावधान था कि वो स्टॉक इस साल में बेचा जाएगा अनुज्ञापी के द्वारा। तो जो स्टॉक हमारे पास में दुकानों के अंदर था उसमें वही लास्ट ईयर के प्रिंट थे, और जो हमारा FL2 या बॉन्ड्स के अंदर था तो उस पर नई MRP के स्टिकर लगाए गए जो पॉलिसी में प्रावधान दिया गया था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि दुकान से खरीदने के बाद में वो स्टिकर उतारे वहाँ से, उसके ऊपर से, और जैसे स्टिकर उतारे तो उसमें लास्ट ईयर की MRP थी। तो उनका ये कहना था कि ये स्टिकर गलत लगाए गए। हालांकि हमने उस चीज़ को सभी जगह मतलब ये मामला शासन स्तर तक भी गया, तो हमने ये कहा था कि जो हमारी जो रेट लिस्ट है वो दुकानों के बाहर हमने रेट लिस्ट लगा दी। तो उसके बाद में जैसे किसी की शिकायत आई तो हमने उनसे यही पूछा कि दुकान के सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, ज़रा आप उसमें उसके रेट देखिए और उसके बाद आप मेरे से बात करिए। तो एक तो ये कन्फ्यूजन था। ये मैं आपको बता दूं कि जो उनके ऊपर MRP के जो स्टिकर लगाए गए हैं वो ऑथेंटिक है, सरकार द्वारा अधिकृत है, और वो MRP जो उस पर छपी है वो अधिकृत MRP है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये था कि इस तरह की जो शिकायतें बार बार ये ओवर रेटिंग को कह के थी, उसके बाद हमारे जो आबकारी आयुक्त उत्तराखंड है उन्होंने सभी ज़िलों में क्रॉस चेकिंग कराई। तो मतलब कुछ जो बाहर ज़िले के इंस्पेक्टर या सहायक आबकारी आयुक्त थे उनसे चेकिंग देहरादून में कराई, और देहरादून से हरिद्वार वालों में तो इस तरह की एक चेकिंग हुई। 1 मई से लेकर और 3 अप्रैल तक देहरादून में भी उस टीम ने यहाँ पे चेकिंग किया।
और चेकिंग में जो 3-4 दुकानों में ओवर रेटिंग के मामले आए भी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये वाले मामले आए हैं, या जिसमें जैसे कोई खुला नहीं था किसी के पास में, या 5 रुपये वाली बात आई थी, ओवर रेटिंग की गई, उसमें मतलब वो पंजीकृत हो गया। अब नेचुरल है कि वो जो परशमन है पॉलिसी के अनुसार 1 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों पे लगेगा, और यदि उस तरह की ओवर रेटिंग कोई दूसरी संज्ञान में आएगी और प्रमाणित हो जाएगी तो दुकान का लाइसेंस कैंसिल होने का भी प्रावधान है। कोई भी अगर ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंस प्रकाश में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं फिर रीआइटरेट करना चाहूँगा कि इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लाइन डिपार्टमेंट की रहती है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है उनको सचेत करना और सेंसिटाइज करना हमारे ऑफिशियल्स को। टोल फ्री नंबर उनका उस समय सुचारू नहीं थे, टोल फ्री नंबर्स आर इन प्लेस ड्यूली, और टोल फ्री नंबर पे भी अगर कंप्लेंट करके कार्रवाई नहीं हो रही है तो देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स आल्सो। तो इस तरह के अगर कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक लीड्स या इनपुट्स मिलते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और डेटरेंट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बता दें, इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के दायित्व अधिकारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने रोशनाबाद स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने मंत्री का स्वागत किया। बता दें, राज्य मंत्री ने यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल सहित कई पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में जमीन खरीद से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बता दें, आज देहरादून से एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें 10 पीड़ित खरीदारों ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया है। पीड़ितों ने बताया है कि जुलाई 2020 में देहरादून के बड़ोवाला आर्केड्रिया ग्रांट क्षेत्र में उन्होंने एवीएस एसोसिएट्स के प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह रावत और उसके सहयोगी लाखन सिंह रावत से अलग अलग जमीनें खरीदी थी। उनका आरोप है कि इन दोनों ने साजिश के तहत उन्हें ऐसी जमीन बेची जो नेशनल हाईवे परियोजना के अंतर्गत आ रही थी और सरकारी रिकॉर्ड में उन खरीदारों का कोई नाम नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम तक न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 में मैंने और मेरा अपने छोटे भाई को भी साथ में इसमें ज़मीन दिलाई थी। 2021 में मैंने जो है पीएनबी हाउसिंग से उसमें लोन कराया। इतना पैसा था नहीं मेरे पास, मैंने लोन कराया उसमें, और 17,000 रुपये महीने की मेरी उसकी किस्त जा रही है, और पिछले 4 से 5 साल से मैं लगातार उसकी किस्त भर रहा हूँ। बट मेरे पास जो है मौके पर मेरे को ज़मीन नहीं दी जा रही है। विजेंद्र रावत जो एवीएस एसोसिएट का मालिक है वो मेरे को धमका रहा है, मारपीट कर रहा है। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो वो जो है उसमें मारपीट कर रहा है। बोला कि मेरा प्रशासन कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं सरकार में हूँ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रुड़की लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कंडवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कंडवाल ने कहा कि वह 8 से 26 मई तक प्रदेश के भ्रमण पर रहकर हर ग्राम और निकाय क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर कल्याण शिविर लगाएंगे। तो वहीं शिविर में समाज कल्याण की सभी योजनाएं लोगों को बताई जाएंगी और जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविर की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से होगी। इसका उद्देश्य यह है कि मैदान का प्रतिनिधि पहाड़ से कार्यों की शुरुआत करे और पहाड़ का प्रतिनिधि मैदान से योजनाओं को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत मैं 13 के 13 जिलों का भ्रमण करने जा रहा हूं, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन था और 15-20 हज़ार लोग, 25 हज़ार लोग हरिद्वार में आए थे, और तब एक नारा लगा था जो मेरे द्वारा लगाया गया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। उस विजन को लेकर के हम 200 अम्बेडकर शिविर लगाने जा रही हमारी सरकार। उसमें 95 ब्लॉक
और 105 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं। उन 200 शिविरों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ जाए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मैं निकला हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक दायित्वधारी के नाते मैं निकला हूं और गैरसैंण से मैं आज 8 तारीख को मेरी पहली बैठक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये छात्रवृत्ति घोटाला। तो खबर रामनगर से है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें आपको, मौके से सुसाइड नोट मिला है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया है। तो ये आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम ग्राम शिवलालपुर पांडे क्षेत्र के एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं मौके से पुलिस को मिले मृतक के पास से सुसाइड नोट से मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। तो एक खबर रामनगर से है, जहां वन विभाग के एसडीओ पर मारपीट और गोली चलाने को लेकर खनन कारोबारी ने पुलिस को सौंपी है तहरीर। बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के एसडीओ मनीष जोशी पर कुछ खनन कारोबारी ने जबरन मारपीट कर गोली चलाने और इलेक्ट्रिक करंट लगाने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। खनन कारोबारी जगमोहन ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाया है कि आज वह अपने खनन वाहन को लेकर कोसी नदी के खड़ंजा गेट पर पहुंचे थे, जहां पता चला कि आज गेट बंद है, तो वह अपने वाहन को गेट से वापस ला रहे थे। उनका आरोप है इसी बीच एसडीओ मनीष जोशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना वजह गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर। नित्य टाइम पे अपना जा रहे थे वहाँ पे गाड़ी भरने के लिए, वहाँ अपने गेट पे, खड़ंजे गेट पे। उसके बाद जो है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि आज गेट बंद है, इसलिए हम अपनी गाड़ियाँ वापस लेके आ रहे थे। हमें ये नहीं पता एसडीओ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम जैसे आए तो पुराने कांट, जो एक पुराना कांटा एक स्थित है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आए इन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हमारी। उसके बाद उतर के हमने इनसे पूछा कि सर क्या बात हुई, बड़ी विनम्रता से पूछा हमने इनसे कि क्या बात हुई। इन्होंने कोई बात ना बता के सीधा हाथापाई करी। इनके पास डंडे थे और राइफल के 2 बट जो है गाड़ी पे मारे, 2 या 3, और उसके बाद जो है इन्होंने डंडे से पैरे मारा और यहाँ पे थप्पड़ पड़े मारे, गाली गलौज बहुत करी। हमने इनको यही पूछा कि सर आप हमें ये बताइए हमारा कसूर क्या है। इनने बिना कोई कसूर बताए हुए हमारे ऊपर सीधा हाथापाई करी, मारा। फिर वहाँ पे गोलियाँ चलाई इन्होंने लोगों को डराने के लिए। वहाँ पे कुछ हमारे साथी खड़े थे, उनको डराने के लिए गोलियाँ चलाई, 2 से 3 फायर भी करे गए वहाँ पे। और उसके बाद ये वहाँ से बोल वाल के कह रहे कि हम अपनी गाड़ियाँ जो है तुम्हारी गाड़ियाँ भी ले जाएंगे, तुमको भी छोड़ेंगे, ये है वो है। करंट भी लगाया और करंट भी, इनके पास एक उपकरण था टॉर्चर टाइप का, उससे इन्हें करंट लगता है, इन्हें उससे करंट भी लगाया हमें। ये अभी एक जगमोहन सिंह एक खनन व्यापारी हैं, वो उन्होंने आके थाने पर तहरीर दी है कि उनके साथ आज सुबह जो है एसडीओ साहब ने मारपीट की है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है। बाकी उनका मेडिकल वगैरह हो रहा है, जैसी भी स्थिति होगी जांच के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।